हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों करेंगे। ठीक है, जो कि आपके आने वाले एएलपी एग्ज़ाम, टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई और जेई के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे। और इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन के चांसेस काफ़ी हाई है, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए हैं भी हैं जो एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि वसा के पाइसीकरण में सहायता करता है। देखिए, नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो वसा के पाइसीकरण में सहायता करता है। पाइसीकरण यानी कि वसा के पाचन में सहायता करता है। जल्दी से बताइए। देखिए, सही जवाब होगा वसा के पाइसीकरण, यानी कि वसा के पाचन पाचन की बात हो रही है। तो वसा के पाइसीकरण में जो सहायक होता है वो होता है पित्त लवण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पित्त लवण। ठीक है, पित्त लवण कहाँ पाया जाता है एग्जाम में अगर पूछ दे तो याद रखिएगा, यकृत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। HCl के बारे में पूछ सकता है तो याद रखिएगा, ये अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये अमाशय में पाया जाता है। ओके, ठीक है। पेप्सिन की बात की जाए तो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन करता है, प्रोटीन को चेंज करता है। किसको चेंज करता है? प्रोटीन को बदल देता है। किसमें? पेप्टाइड में। ठीक है, पेप्टाइड्स में बदल देता है प्रोटीन को। ठीक है, और सही जवाब याद रखिएगा पित्त लवण होगा इसका। ठीक है, ट्रिप्सिन के बारे में कभी भी पूछ देता तो याद रखिएगा, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में पाया जाता है ट्रिप्सिन, विटामिन के ट्रिप्सिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यह पूछा गया है। आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा सही जवाब होगा। देखिए, सही जवाब होगा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो ये लार ग्रंथि। लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए थायराइड, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ये सब के सब अंतःस्रावी ग्रंथियों में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सवाल है, हाइपोथैलेमस से पतली डंठल से लटकी खालिस्तान ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। देखिए, ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट से एक पतली डंठल की तरह एक ग्रंथि लटकती है। ठीक है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। उसका नाम क्या होता है, ओरिजिनल नाम क्या होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। सही जवाब वो पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। प्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये जो है हार्मोन स्रावित करती है, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, थायराइड की बात की जाए तो गर्दन के पास होता है, गर्दन के सामने होता है, मतलब कि अधिवृक्क की बात की जाए तो ये वृक्क के ऊपर होता है। ठीक है, और अधिवृक्क ग्रंथि का काम क्या होता है? बीपी को मैनेज करना, बीपी को मैनेज करता है। ठीक है, चयापचय में सहायक होता है, ये सब काम होता है। ठीक है, अग्नाशय कहाँ होता है? अग्नाशय होता है अमाशय के ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों में बौनेपन के लिए जिम्मेदार है? बौनेपन के लिए जिम्मेदार है मनुष्य में कौन सा ग्रंथि? जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, बौनेपन के लिए जिम्मेदार की बात हो रही है, तो बौनेपन के लिए कौन सा जिम्मेदार है? वो ग्रंथि जिम्मेदार होगा जो कि वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, तो सही जवाब होगा प्यूसिका ग्रंथि। प्यूसिका सही जवाब होगा, प्यूटरी ग्लैंड सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5 नंबर सवाल देखिए, कौन सी ग्रंथियां मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है? रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, तो कौन सी ग्रंथि ब्लड प्रेशर को मैनेज करती है? तो अभी आपको बताया है, तो सही जवाब होगा अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है? रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मैनेज करती है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किसी जंतु को उड़ने के काबिल बनाती है? उड़ने के काबिल जंतु की बात हो रही है, यानी कि पक्षी की बात हो रही है, पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, तो पक्षियों के बारे में बात हो रही है, तो कौन सी ग्रंथि जो जंतु को उड़ने के काबिल बनाती है? देखिए, इसका जो सही जवाब होगा, ठीक है, सही जवाब होगा अधिवृक्क ग्रंथि। यहाँ पे का मिसिंग है। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है जानवरों को उड़ने में मदद करती है। अगला बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्ति की दर को नियंत्रित करती है? किसको ऊर्जा मुक्ति की दर को नियंत्रित करती है? जल्दी से बताइए कौन सी ग्रंथि है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो है वो सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए, हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ये पूछा गया, प्यूटरी ग्रंथि होती कहाँ पे है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये कहाँ स्थित होता है ये पूछा गया है, जल्दी से बताइए। सही जवाब वो खोपड़ी के अंदर। अगला है, खाली स्थान मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है ये पूछा गया है, कौन सा मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो सही जवाब जो होगा इसका होगा यकृत। यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जो कोई हार्मोन बनाता है या छोड़ता है हार्मोन। ठीक है, हार्मोन बनाएगा या छोड़ेगा तो इसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। शरीर के अंदर होगा तो अंतःस्रावी ग्रंथि, और बाहर होगा तो बाह्य स्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अगला है, अगला सवाल है देखिए, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब श्वसन की दर जो है प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाएगी तो क्या असर पड़ेगा, ये पूछा गया है। जल्दी से बताइए। देखिए, जब श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो पौधा जो है बढ़ना बंद कर देगा। ठीक है, और क्या होगा कि भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिसके पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए, पहले चरण के आरंभ में एरोबिक और एनारोबिक श्वसन द्वारा निम्न में से कौन सा सामान्य उत्पाद उत्पन्न होता है? एरोबिक और एनारोबिक श्वसन। देखिए, सही जवाब जो होगा एरोबिक और एनारोबिक श्वसन में जो प्रथम उत्पाद होता है, जो सामान्य उत्पाद तैयार होता है, वो होता है पाइरुवेट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर सवाल है। सवाल क्या है कि श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं? ठीक है, देखिए, श्वास रंध्र जो होते हैं, श्वास रंध्र जो होते हैं किस प्राणी में पाए जाते हैं, ये सवाल है। और आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से जवाब दीजिए कौन सा सही होगा। देखिए, श्वास रंध्र जो होते हैं ये पाए जाते हैं तिलचट्टों में। ठीक है, तिलचट्टा में पाया जाता है श्वास रंध्र, किसे पाया जाता है? तिलचट्टा में पाया जाता है। मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य जो है फेफड़े से सांस लेते हैं। किससे? फेफड़े से। ठीक है, मछली की बात की जाए तो ये कहाँ से सांस लेती है? ये गलफड़े से सांस लेती है।
ठीक है। केचुआ त्वचा से सांस लेते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनसे भी कि मछली सांस कहाँ से लेती है, तो गलफड़ा से, केचुआ त्वचा से और मनुष्य फेफड़े से। मनुष्य के अलावा बात ये तो पक्षी भी फेफड़े से सांस लेते हैं, और पक्षी के अलावा सरीसृप वर्ग के जो भी जानवर होते हैं वो भी फेफड़े से ही सांस लेते हैं मनुष्य की तरह, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तिलचट्टा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मानव शरीर में पायरुवेट का विघटन एरोबिक ब्रेकडाउन कहां पर होता है, ठीक है। पायरुवेट का विघटन मानव शरीर में कहां पर होता है, यह पूछा गया है। मानव शरीर में पायरुवेट का विघटन पूछा गया कहां पर होता है, जल्दी से बताइए। देखिए, मानव शरीर में जो पायरुवेट का विघटन होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एरोबिक ब्रेकडाउन जो है वायवीय, ठीक है। विघटन एरोबिक ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अवायवीय कहाँ होता है, ठीक है। अवायवीय होता है, ये होता है कोशिका द्रव में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। मनुष्यों में अंतः शोषण के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत कथन की पहचान करना है आपको। देखिए, एक के अलावा सभी सही है, तो गलत कथन कौन सा है ये आपको पहचानना है। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो जो पसलियां होती है वो ऊपर की ओर गति करती है। कैसे गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है पसलियां, और डायफ्राम नीचे की ओर फूलता है, ठीक है। सॉरी, डायफ्राम जो है नीचे की ओर गति करता है, डायफ्राम नीचे जाता है और पसलियां ऊपर की ओर गति करती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह गलत है। अगला सवाल देखिए, 15 नंबर है। सवाल क्या है कि जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प कौन सा होगा इसमें श्वसन के लिए, जल्दी से बताइए। जंतुओं में श्वसन की बात हो रही है। देखिए, जंतुओं में श्वसन सतह के बारे में कुछ विशेषता दिया गया है, तो गलत विकल्प का चयन करना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह बहुत मोटी होती है। यह गलत जवाब है, गलत विकल्प है दिया हुआ। यह बहुत मोटी नहीं होती है, ठीक है। इनका जो होता है सतह जो होता है वो अनुपातिक तौर पर बना होता है। कैसे बना होता है, अनुपातिक तौर पर बना होता है, इसलिए कहीं पर मोटा कहीं पर पतला होता है। बहुत ज्यादा मोटा इसको हम नहीं कह सकते हैं, ठीक। बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, 16 नंबर। प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती ही है, ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहते हैं। देखिए, जब हम सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, तो फेफड़ा में हमेशा कुछ मात्रा में वायु स्टॉक रहता है, ठीक है, ताकि जो ऑक्सीजन को अवशोषित करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए जो टाइम गैप है उसको हमें मेंटेन कर पाए। जो वायु स्टॉक किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या होता है, जल्दी से बताइए। इसे कहा जाता है अवशिष्ट मात्रा, रेसिडुअल वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है जहां गैसों का विनिमय होता है।
गुब्बारे जैसी संरचनाओं की बात हो रही है, क्या कहलाते हैं? जहां गैसों का विनिमय होता है, जल्दी जवाब दीजिए, इसे क्या कहते हैं? देखिए आप जब लंग्स के देखिए डिजाइन, तो उसके ऊपर कहीं कहीं इस टाइप का डिजाइन बना होता है, जुड़ा रहता है। तो एक गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन्हें कहा जाता है कूपिका। ठीक है, इसमें एल्बियोली कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट, कूपिका सही जवाब होगा, इसे कहा जाता है एल्बियोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? यह पूछा गया, सिगरेट के बारे में पूछा गया, सिगरेट हानिकारक है पर क्यों है? सही जवाब बताइए इसमें कौन सा होगा। नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्षमाभ को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के अणु एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? ग्लूकोज के अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु रहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, जब श्वसन की प्रक्रिया होती है शरीर में, ठीक है, पहले तो सही जवाब हो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 6 होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका जो रिएक्शन होता है वो देख लीजिए, C6H12O6 प्लस 6O2 जुड़ जाता है तो बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कितने अणु जुड़ते हैं? 6 अणु जुड़ते हैं। बैलेंस करिएगा तो पता चल जाएगा, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है कि इनमें से कौन सी गैस सभी प्रकार के वायु एरोबिक जीवन रूपों के लिए आवश्यक है? एरोबिक जीवन रूपों के लिए आवश्यक है कौन सी गैस? सही जवाब दीजिए। देखिए, सही जवाब की बात की जाए तो क्वेश्चन देखिए दोबारा से कि कौन सी गैस सभी प्रकार के वायु एरोबिक जीव रूपों के लिए आवश्यक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, O2, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ये जरूरी है जीवन के सभी रूपों के लिए। ओके, तो आज के वीडियो में इतने था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 20 प्रश्न किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए हैं? ठीक है, कितने प्रश्न करेक्ट हुए हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, और जिससे कि आपको और दूसरों को भी आइडिया मिल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है और आप किस लेवल पे प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे आने वाले एग्जामों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।